तो सबसे पहले राधे राधे साथियों आप सभी को। और आपको जैसा पता है हमने वीकली और मंथली वाले वीडियोस बनाना बंद कर दिया था और मैंने आपको उसका रीजन बता दिया था, रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था इसलिए हमने उसको फाइनली बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार डेली मैसेजेस कर रहे हैं कि एक बार लेकर के आइए, एक बार देखते हैं, एक बार फिर से स्टार्ट कीजिए, इस बार रेस्पॉन्स आएगा, हम शेयर करेंगे, ये वो सारी बातें हो रही है। तो चलो मुझे भी लगा एक बार फिर से ट्राई करते हैं, कौन से पैसे लग रहे हैं, एक बार मेहनत ही तो लगेगी। आप लोग कह रहे हो तो फिर से स्टार्ट करते हैं। नहीं आएगा रेस्पॉन्स फिर से बंद कर देंगे, लेकिन एक बार शुरू करते हैं। तो आज ये मैं जो लेकर के आ रहा हूं सेशन, ये वीकली तो नहीं होगा, ये 15 डेज है, क्योंकि 15 दिन हो चुके हैं अगस्त को। तो मेरे को लगा वीकली लाने से अच्छा है कि एक काम करते हैं, 1 से लेके 15 तारीख तक के जो भी अगस्त के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करा देता हूं इस सेट में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करें। और हाँ, आज जो डेली करंट अफेयर्स वाला सेशन है वो मैं नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि एक दिन में मैं दोनों सेट डाल सकूं, डेली करंट अफेयर्स वाला भी और ये वाला भी। वैसे भी अभी डेली करंट अफेयर्स में ज्यादा इतने अच्छे प्रश्न आ नहीं रहे हैं, तो जबरदस्ती मैं उसे बनाऊंगा फालतू के क्वेश्चन लेकर के, तो उसे कोई सेंस नहीं है। ये सेट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, 15 दिन का जो अगस्त का है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसमें रिवाइज कर लोगे। हमेशा की तरह उसी तरह रहेगा जैसे मैं लेकर के आता हूँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वही मैं आपको बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट करें। जय माता दी। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा, क्या पूछ रहा है, अभी 2025-26 का जो डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी है उसको किसने जीत लिया है? सही उत्तर से आएगा इसका मणिपुर ने। तो कौन सी ट्रॉफी है, क्या याद रखना है, क्या क्या पॉइंट्स याद रखना है? डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी की हमने बात करी है, ये हुआ कहां पे? इसका फाइनल पंजाब में हुआ, मणिपुर ने जीत लिया, पश्चिम बंगाल को हराया। इसी ट्रॉफी को और किस नाम के जानते हैं? डॉक्टर बॉयज नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप के नाम से भी जानते हैं। ये 4 बातें याद रखो। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि देश की पहली, भारत की पहली निजी यानी कि प्राइवेट एआई यूनिवर्सिटी ये कहां पर खोली गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश में खोली गई है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में ये देश की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो खोल दी गई है, अगर पूछ ले उत्तर प्रदेश में भी कहां पे, तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव में। किसने खोली है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने, ये ध्यान रखना। अब एक बुक वाला प्रश्न ले लेते हैं। बुक है पुलिसिंग एंड क्राइम ट्रेंड्स इन इंडिया। इस बुक को किसने लिखा है? तो सही उत्तर हो जाएगा दिनेश कुमार गुप्ता ने, और इसको लॉन्च किया है हर्ष मल्होत्रा ने, जो कि कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री हैं, और लिखा है दिनेश कुमार गुप्ता ने। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी अच्छा है कि अभी किस राज्य ने एमएस स्वामीनाथन जी की जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाया? तो आप सभी जानते हो आंसर क्या हो जाएगा इसका, महाराष्ट्र हो जाएगा। इनकी जयंती कब होती है? 7 अगस्त को होती है। 7 अगस्त को महाराष्ट्र ने, याद रखना, सतत कृषि दिवस के रूप में मनाया। इन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है, भारत रत्न 2024 में इनको मिला था। और अभी इन्हीं से संबंधित एक प्रश्न हम आगे और पढ़ेंगे। इनके नाम पे एक पुरस्कार की भी शुरुआत की गई है। चलो आप मुझे बताओ, वो पहली बार अभी पुरस्कार जो एमएस स्वामीनाथन जी के नाम पर शुरू किया वो किसे दिया गया, वो किस देश के है? ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न है, वैसे मैं आपको आगे बताऊंगा। आगे चलते हैं। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे कि अभी 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में, नेशनल फिल्म अवार्ड्स में अभी बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12th फेल मूवी को। इसकी शुरुआत होती है 1954 से। कौन देता है? सूचना व प्रसारण मंत्रालय। और किसने प्रदान की? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। 4 कैटेगरी में आपको बताया। तो एक तो बेस्ट एक्टर की बात करते हैं तो 2 जने चुने गए हैं बेस्ट एक्टर में, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। शाहरुख खान जवान मूवी के लिए और विक्रांत मैसी 12th फेल मूवी के लिए। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस की बात करेंगे तो रानी मुखर्जी चुनी गई है, उनकी मूवी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर चुना गया है सुदीप्तो सेन गुप्ता को केरल स्टोरी मूवी के लिए। अच्छा, इन मूवीज के भी डायरेक्टर के नाम एक बार ध्यान रख लो। जवान के तो आपको पता ही है, एटली है। कौन है? एटली है ना। और 12th फेल के भी आपको पता ही होंगे कौन है, विदु विनोद चोपड़ा है। और मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे की है अशीमा छिब्बर। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और नोट कर लो कि हिंदी में बेस्ट फिल्म कौन सी चुनी गई है? तो कटहल मूवी, कटहल आता है, कटहल खाते, तो वो एक मूवी है, वो चुनी गई है हिंदी में बेस्ट फिल्म। उसको डायरेक्ट किया है यशोवर्धन मिश्रा ने। ठीक है, ये हमने बात कर ली है 71st नंबर के नेशनल फिल्म अवार्ड्स की। और किस वर्ष के लिए दिए गए? ये 2023 के लिए दिए गए। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस, वर्ल्ड लंग कैंसर डे, ये मनाया जाता है 1 अगस्त को। थीम भी है स्ट्रॉन्गर टुगेदर यूनाइटेड फॉर लंग कैंसर अवेयरनेस। वैसे 1 अगस्त को 2 दिवस और होते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब डे, मुस्लिम वुमेन्स राइट डे के रूप में भी मनाया जाता है 1 अगस्त को ही। ठीक है, ये तीनों ध्यान रखना।
फिर अगले में पूछ रहे हैं कि ब्रिटेन के खगोल शास्त्री रॉयल पद पर नियुक्त होने वाली अभी पहली महिला कौन बन गई है। पहली महिला बन गई है, इसलिए प्रश्न लिया है मैंने। सही उत्तर हो जाएगा मिशेल डोहार्टी। तो मिशेल डोहार्टी का नाम याद रखना। अभी ये 350 सालों में पहली बार ब्रिटेन के खगोल शास्त्री रॉयल पद पर नियुक्त हुई है। इस पद पर आने वाली ये पहली महिला है। खगोल शास्त्री रॉयल पद को आप अंग्रेजी में बोलोगे एस्ट्रोनॉमर रॉयल। क्या काम होता है इनका? ब्रिटेन के जो राजा महाराजा होते हैं उनको खगोल शास्त्र के बारे में सलाह देने का इनका काम होता है। इस पद की शुरुआत हुई थी 1675 से, तब से अब तक इस पद पर आने वाली ये पहली महिला है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मिशेल डोहार्टी नाम याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे ये भारत का पहला अभी मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये कहां पर शुरू हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में शुरू हुआ। गुजरात में भी कहा? कांडला में जो दीनदयाल पोर्ट है वहीं पर। ये भारत का पहला मेक इन इंडिया यानी कि स्वदेशी 1 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये भी शुरू हुआ है। और ये देश का पहला ऐसा प्लांट भी बन गया है जो किसी भी बंदरगाह के परिसर में, पोर्ट के कैंपस में तैयार किया गया हो। ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी भारतीय सीनियर पुरुष फुटबॉल टीम का भी नया मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो नाम याद रखना है सीधा सा, खालिद जमील इनका नाम है। इंडियन सीनियर मेंस फुटबॉल टीम के ये नए कोच बन गए हैं। फिर अगला प्रश्न देखो। अभी भारतीय नौसेना के 47वें नंबर के उप प्रमुख वाइस चीफ अभी कौन बन गए हैं? इंडियन नेवी की हम बात कर रहे हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संजय वात्सायन। अच्छा, इसी तरह से अभी हमने देखा था कि भारतीय सेना के 48 नंबर के वाइस चीफ कौन बने थे? तो पुष्पेंद्र सिंह बने थे। वैसे तीनों सेनाओं के मैं आपको बता देता हूं। इंडियन आर्मी के वाइस चीफ हमने देखा भी नए बने, पुष्पेंद्र सिंह इनका नाम है, अभी अगस्त में बने। और इंडियन नेवी के वाइस चीफ संजय वात्सायन ये भी अभी नए बने थे। ऑलरेडी जो बने हुए एयरफोर्स के वो भी ध्यान रख लो, कौन है? नर्मदेश्वर तिवारी है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। और ये भी एक इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है, लेकिन एक पड़ोसी देश है, तो ये हमें देखना चाहिए कि म्यांमार के अभी नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं। भाई भारत के आसपास के जो पड़ोसी देश है उनके तो कम से कम इस तरह के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट वाले प्रश्न हमें देखने ही हैं। बाकी पूरे विश्व में जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है उनके हमें देखने होते हैं। तो म्यांमार की बात करें, अभी नए प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? यू न्यो सॉ को बनाया गया है, ये ध्यान रखना। इसके स्टैटिक भी मैं आपको बताता हूँ और इसके लोकेशन भी आप देख सकते हो। ये रहा भारत और ये रहा म्यांमार। नेपिटो इसकी कैपिटल, करेंसी है म्यांमार क्यात, न्यो सो यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न फेस्टिवल से संबंधित है। कौन सा फेस्टिवल या महोत्सव है? गौरी, या इसे राई महोत्सव भी बोलते हैं। याद रखना, इसी ने प्रश्न ने बता दिया, भील समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। किस राज्य में? ये पूछ लिया, तो सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। 2-3 तरह के प्रश्न बनते हैं इससे कि कौन सा त्योहार या महोत्सव है। गौरी या राइस को बोलते हैं और राजस्थान में मनाया जाता है। किसके द्वारा? भील समुदाय के द्वारा। 40 दिनों तक ये चलता है और इसमें ये डांस वगैरह करते हैं। तो पुरुष ही केवल डांस वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं, इस महोत्सव में पार्टिसिपेट करते हैं। यही पुरुष महिला बन जाते हैं उनके कपड़े पहन करके और नाचते हैं। तो इसमें एक वाद्य यंत्र का इस्तेमाल होता है, वो पूछ सकता है एग्जामिनर, डीप में जाएगा तो। मांदल वाद्य यंत्र उसको कहते हैं। ठीक है, तो फेस्टिवल कौन सा है, कहाँ मनाते हैं, कौन मनाते हैं, कितने दिनों तक चलता है, कौन स्त्री या पुरुष भाग लेते हैं, दोनों, तो पुरुष, और कौन सा वाद्य यंत्र। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लिए। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देखो। अगले में पूछ रहे हैं कि भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए जो पहला स्वदेशी होवरक्राफ्ट बनाया जा रहा है, कहां पर बनाया जा रहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा गोवा में बनाया जा रहा है। तो याद रखेंगे ये भारत का पहला है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला स्वदेशी होवरक्राफ्ट है ये, और ये गोवा में बनाया जाता है। होवरक्राफ्ट, इसको एयर कुशन व्हीकल भी कहते हैं। इस तरह से मैंने आपको फोटो भी लगा दिया, फोटो में आप देख सकते हैं, मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा। ये जमीन पे दलदल, बर्फ, पानी सब पे चल सकता है। हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बनाया जा रहा है। कौन बना रहा है? गोवा में भी चोगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। इस तरह के टोटल 6 हमें बना करके देगी। और ये पॉइंट आप और ध्यान रख सकते हैं, इससे पहले भी हम इसे बनाने का प्रयास कर चुके हैं। 1958 में एक प्रोटोटाइप, एक मॉडल हमने तैयार किया था, एक सैंपल। असलियत में नहीं बनाया था, बस वो सैंपल ही बना करके रह गया था। तो एग्जामिनर पूछ सकता है उस सैंपल का नाम क्या था। उसको हमने नाम दिया था, एक्चुअली में नंदी उसको नाम दिया था। तो ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अच्छा, ये एक डे वाला प्रश्न हमारा रह गया कि 1 अगस्त को एक और कौन सा दिवस मनाते हैं? तो राष्ट्र पर्वतारोही दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 1 अगस्त को आपके 4 दिवस हो चुके हैं। वर्ल्ड लंग कैंसर डे, वर्ल्ड वाइड वेब डे, मुस्लिम वुमेन्स राइट डे और ये राष्ट्र पर्वतारोही दिवस। ध्यान रखना। अगला देखते हैं। पर देखो, अगला प्रश्न भी अच्छा है कि अभी ऑपरेशन शिव शक्ति ये कहां पर हुआ? तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में हुआ। जम्मू कश्मीर भी कहां पे? तो जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में। एक तरह से आप कह सकते हो ये आतंकवाद विरोधी अभियान था। इसी तरह से आप ऑपरेशन शिवा भी याद रखो,
अमरनाथ यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए हमारी सुरक्षा बलों ने ये ऑपरेशन शिवा नाम से एक अभियान शुरू किया था। और शिव शक्ति से आपको याद आएगा, चंद्रयान 3 मिशन जब चांद के साउथ पोल पर लैंड किया था तो उस स्थान को हमने शिव शक्ति ही नाम दिया था। ठीक है, तो ये ऑपरेशन शिव शक्ति हो गया। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे भी किस राज्य के पर्यटन ने पेटा गोल्ड अवार्ड 2025 जीता है, तो सही उत्तर हो जाएगा केरल, और ज्यादातर यही जीतता है। तो अभी केरल पर्यटन को याद रखना, पेटा गोल्ड अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। पेटा का मतलब हो गया पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन, और सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान श्रेणी में इसने ये पुरस्कार जीता है। सिंपल सा पूछेगा, पेटा गोल्ड अवार्ड 2025 किसने जीता? केरल पर्यटन ने। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देखो कि सरकारी कर्मचारियों के लिए सबेटिकल लीव योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम बन गया है। तो याद रखना, सिक्किम ये देश में पहला राज्य बन गया जिसने अभी औपचारिक विश्राम अवकाश योजना यानी कि सबेटिकल लीव योजना को शुरू किया। क्या होता है इस योजना में? इसमें क्या होगा, जो भी राज्य के सरकारी कर्मचारी जिन्होंने अपना निरंतर लगातार 5 साल की सर्विस पूरी कर ली है, तो उनके लिए है योजना। पहले तो ये पॉइंट याद हो गया। तो इसमें वो अब 365 दिनों से लेके 1080 दिनों तक की छुट्टी ले सकेंगे। और इतना ही नहीं, छुट्टी के दौरान मतलब वो काम पे नहीं जा रहे, उन्होंने छुट्टी ले रखी है इस योजना के तहत, तब भी उनको सैलरी मिलेगी। जो भी उनकी सैलरी बनती है उसका 50% वेतन उनको मिलेगा। तो ये है योजना, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी थार रेगिस्तान में मिला पहला हड़प्पा स्थल ये राजस्थान के किस जिले में है? जिला पूछ लिया तो आंसर हो जाएगा जैसलमेर। तो ये प्रश्न इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और खासतौर पर राजस्थान के बच्चों के लिए। राजस्थान की जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में अभी हड़प्पा सिविलाइजेशन की कोई साइट मिली है। ये पहली बार है जब थार डेजर्ट में कोई हड़प्पा सिविलाइजेशन का कोई स्थल मिला हो। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? तो राजस्थान में जैसलमेर में भी थार डेजर्ट में एक स्थान है, रातरिया री डेरी, वहां पर ये मिला है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भैया अभी सड़क सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है भारत का? तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो सिंपल सा याद रखेंगे, अभी भारत का पहला AI बेस्ड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट को अभी उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। अब एक प्रश्न ये दिवस वाला है कि भारत में राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना, भारत में 3 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में, और पूरी दुनिया में वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे ये हम 13 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, दोनों ध्यान रखना। और भारत में अंगदान के मामले में पहले नंबर पे कौन सा राज्य है पूछेंगे तो तेलंगाना, और इस मामले में पूरी दुनिया में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉपर अमेरिका है। ये पॉइंट भी ध्यान रखो। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि इसरो ने कहां पर अभी होप स्टेशन या होप मिशन की शुरुआत की स्थापना की है? तो आंसर होगा लद्दाख में। देखो पहले तो होप का मतलब देख लो, हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। तो अभी इसरो ने लद्दाख की तसोकार घाटी में ये होप मिशन की स्थापना की है, और ये मिशन 10 दिनों तक चला, 1 से लेकर 10 अगस्त तक। है क्या ये? तो जैसे कि इसरो ने कहा कि जब भी भविष्य में हमारे अंतरिक्ष यात्री चांद पर या मंगल ग्रह पर जाएंगे तो उन्हें वहां पर कैसा अनुभव होगा, कैसा महसूस होगा, उन्हें वहां पर क्या करना होगा, कैसे करना होगा, वो कैसे सरवाइव कर पाएंगे, उनकी बॉडी में क्या कुछ बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए हम ये प्रैक्टिस यहाँ पर उनको करवा रहे हैं, क्योंकि लद्दाख में ये जो स्थान है यहाँ पर मंगल ग्रह के जैसा ही वातावरण हमें सेम देखने को मिलता है। यहीं पे अल्ट्रावायलेट रेज जो UV रेज होती है वो हाई है, वायुमंडलीय दबाव कम है या अत्यधिक ठंडा है, तो वैसा ही सेम वातावरण हमें देखने को मिलता है। तो हम बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह से मिलती जुलती इसकी पर्यावरणीय समानताओं के कारण। और इसरो ने इसको मार्स सिमुलेटर एक्सरसाइज कहा है। ठीक है, तो होप मिशन याद रखना अभी, या होप स्टेशन की स्थापना की लद्दाख में इसरो ने। डिटेल में मैंने समझा भी दिया क्यों। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस देश में स्थित क्रेशेनिनिकोव ज्वालामुखी में 600 साल के बाद विस्फोट हुआ है? तो आंसर हो जाएगा रशिया। एक्चुअली में आपने पढ़ा होगा, रशिया का एक जो आइलैंड है कमचटका आइलैंड, वहां पे एक बहुत भयंकर भूकंप आया था, 8.8 तीव्रता का भूकंप आया था। और उसी के बाद कमचटका में ही, कमचटका जो ये आइलैंड है, प्रायद्वीप है रशिया का, यहीं पर 600 साल बाद एक ज्वालामुखी है क्रेशेनिनिकोवा, ये पहली बार फटा है। 600 साल के बाद पहली बार ये फटा है, इसलिए प्रश्न हम ले रहे हैं इसको। और यहीं पे अभी कुछ समय पहले ही एक और ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, उसका नाम है ये क्ल्यूचेवस्काया ज्वालामुखी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। अगला देखते हैं।
फिर अगला प्रश्न देखो कि अभी नौसेना में युद्धपोत है हिमगिरी, उसको शामिल कर लिया गया, तो प्रश्न में पूछ रहे हैं भी इसे किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या, प्रोजेक्ट 17A। तो थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं, याद रखना प्रोजेक्ट 17A, इसके तहत टोटल 7 युद्धपोत बनाए जाने हैं। 7 में से 4 कौन बनाएगा, मजगांव डॉट शिप बिल्डर्स मुंबई, और 3 बनाएगा गार्डन रिच शिप बिल्डर कोलकाता। तो अभी गार्डन रिच शिप बिल्डर कोलकाता ने ही भारतीय सेना को ये हिमगिरी नाम का एक युद्धपोत बना करके सौंप दिया है। इन 7 में से जो पहला वाला बना था ना, उसका नाम था नीलगिरी। तो इन सभी युद्धपोतों को नीलगिरी श्रेणी का बोला जाता है। तो 4 जो बनाएगा मजगांव डॉक शिप बिल्डर, उनके नाम आप देख सकते हो, नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, महेंद्रगिरी। और बाकी जो 3 बनाएगा गार्डन रिच शिप बिल्डर, उनके नाम है हिमगिरी, दूनागिरी और विंध्यागिरी। अभी हिमगिरी वाला प्रश्न हमने देखा है, ठीक है, तो ध्यान रखना। ये अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 2027 में जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स होंगे, राष्ट्रमंडल युवा खेलों की हम बात कर रहे हैं, याद रखना, इसकी मेजबानी के लिए भी किसे चुना गया है, तो आंसर हो जाएगा माल्टा देश को। तो 2027 में जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स होंगे वो माल्टा होस्ट करेगा, और इसका ये 8वां एडिशन होगा। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की आज हमने बात करी है। इसका पहला एडिशन सन 2000 में हुआ था स्कॉटलैंड ने, भारत भी इसको एक बार होस्ट कर चुका है। तीसरा एडिशन किया था भारत ने, पुणे में हुआ था जब ये, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 का आयोजन ये कहाँ पे हुआ, ये बिहार में हुआ। और इसका आयोजन पहली बार बिहार में हुआ है, बिहार के राजगीर में हुआ। और इसका एक मैस्कॉट भी है अशोक, जो रिप्रेजेंट करता है खरगोश को, ठीक है, तो याद रखना। ये सेवेंस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रग्बी में यहाँ पर 7 खिलाड़ी हैं प्रत्येक टीम में, वरना एक नॉर्मल रग्बी टीम में 15-15 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप को किसने जीत लिया। तो चेस के जो नंबर 1 प्लेयर है मैग्नस कार्लसन, उन्होंने जीत लिया, नॉर्वे से, आप सबको पता है ये। और अभी इन्होंने ही ये पहली बार हुआ है चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप, इसको जीत लिया है। और अभी इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में हुआ। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का तो ये दूसरा एडिशन है इस बार, लेकिन इसमें पहली बार अभी चेस टूर्नामेंट हुआ, इसीलिए हमने कहा पहली बार जो चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप है उसको जीत लिया मैग्नस कार्लसन ने। और हो कहाँ पे रहा है ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप, तो ये रियाद सऊदी अरब में हुआ। अच्छा, आपके लिए एक प्रश्न देता हूं, अभी इसी के लिए ग्लोबल एम्बेसडर एक खिलाड़ी को बनाया गया था, मैं आपको हिंट देता हूं, फुटबॉल प्लेयर है वो, नाम बताओ अब क्या नाम है उनका। हम अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कोपा अमेरिका फेमेनिना 2025 का खिताब किसने जीत लिया। फेमेनिना मतलब हो गया महिलाओं का जो कोपा अमेरिका है, अभी उसको किसने जीत लिया, तो आंसर हो जाएगा ब्राजील ने। मैं पूरी लिस्ट आपके सामने रख दूंगा, पहले तो ये देख लो। ब्राजील ने जीत लिया, कोलंबिया को हराया, कहाँ हुआ, इक्वेडोर में हुआ, ये 10वां एडिशन था। पूरी लिस्ट आप देख सकते हो। अभी तक हर बार ब्राजील ने जीता है, केवल एक ही बार ब्राजील इसमें उप विजेता रनर अप रहा था, वो 5वां एडिशन था, 2006 में हुआ था अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना ने जीता था, ब्राजील को हराया था, बाकी हर बार ब्राजील विजेता रहा। इस बार हमने ये वाला पढ़ा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी जो पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव है ये कहां पर हुआ, तो सही उत्तर हो जाएगा भारत में हुआ, पहली बार हुआ है और भारत में हुआ है, तो प्रश्न डबल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 2025 में पहली बार बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव हुआ, भारत में भी कहां पे, नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। अच्छा, एक और पॉइंट याद रखना, एक तो थीम याद रख लेना, क्या है, सप्त सुर 7 राष्ट्र 1 राग। तो कि बिम्स्टेक में कितने मेंबर कंट्रीज है, 7। और इस बार का जो 6ठा बिम्स्टेक समिट हुआ था वो बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। और अगले साल के लिए इसकी अध्यक्षता किस देश को सौंप दी गई है, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो जाता है। और बिम्स्टेक समिट की इस बार वाले की थीम भी देख लो, बिम्स्टेक समृद्ध, खुला और लचीलापन, ठीक है। अगला देखते हैं। इंग्लिश वालों के लिए थीम ये इंग्लिश में लिखी हुई है। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी 43rd नंबर का 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा नितिन गडकरी जी को। आप जानते हो कौन है, हमारे सड़क एवं राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी जी, और इन्हीं को भी लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। कौन से नंबर का है, 43rd नंबर का है। और इस पुरस्कार की अगर बात करें तो इसमें 1 लाख रुपए दिए जाते हैं पुरस्कार के रूप में। पहली बार ये 1983 में दिया गया था श्रीधर महादेव जोशी को। इससे पहले 2024 में सुधा मूर्ति को और 2023 में नरेंद्र मोदी को भी ये पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। अच्छा प्रश्न है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं ये बसोहली महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है। बसोहली आपने जरूर सुना होगा, बसोहली पेंटिंग को एक बार जीआई टैग मिला था, आपको याद है। तो देखो मैंने वो प्रश्न भी लिखा हुआ है, किस राज्य या यूनियन टेरिटरी की बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला था, तो जम्मू कश्मीर की।
तो ऑब्वियस सी बात है, बसोहली महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। इस बार ये तीसरी बार मनाया गया और इस बार इसका आयोजन रामायण की थीम पर किया गया, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि गोमती नगर रेलवे स्टेशन किस राज्य का पहला प्राइवेट या निजी रेलवे स्टेशन बन गया है? तो गोमती नगर रेलवे स्टेशन कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो गोमती नगर रेलवे स्टेशन याद रखना, ये उत्तर प्रदेश का, भारत का नहीं, उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बना है। मतलब अब इसे जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो संचालित करेगी, लेकिन अभी भी ट्रेन का संचालन हो गया, सुरक्षा हो गया, टिकट बिक्री हो गया, ये सर्विसेज अभी भी सरकार के पास है, भारतीय रेलवे के पास ही रहेगी। इसके अलावा जो भी सर्विसेज है, जैसे कि स्टेशन की साफ सफाई रखना, रख रखाव, उसका खान पान, पार्किंग व्यवस्था, यात्रियों को हर तरह की सुविधाएं देना, ये सब काम अभी मैनेजमेंट सौंप दिया गया प्राइवेट कंपनियों को। अच्छा, इसी तरह से एक प्रश्न आपको और बन सकता है कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन जिसे प्राइवेटाइज किया गया था, तो याद रखना ये भी अच्छा प्रश्न रहेगा। हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। वैसे अभी इसका नया नाम हो गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो गया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। अगला देखते हैं अभी। फिर अगले में पूछ रहे, एक बुक है द राइज ऑफ द हिटमैन, नाम से समझ में आ रहा है रोहित शर्मा के ऊपर ये बुक है। इसको किसने लिखा है? तो उसको लिखा है आर कौशिक ने। ठीक है, नाम याद रखना, द राइज ऑफ द हिटमैन। फिर अगला प्रश्न है कि अन्नदाता सुखी भव योजना को किस राज्य ने शुरू किया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने शुरू किया। इस योजना के अंतर्गत किसानों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। जिस तरह से केंद्र प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत किसानों को हर साल 6,000 रुपए देती है, उसी तरह से आंध्र प्रदेश सरकार अपने राज्य के किसानों को हर साल 14,000 रुपए देगी। तो इस तरह से केंद्र के 6,000 और राज्य के 14,000, तो किसानों को टोटल 20,000 रुपए मिलेंगे। अन्नदाता सुखी भव योजना। अगला देखते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न भी हमारा बुक से है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। और इस बार आप देखना, MS स्वामीनाथन जी के नाम से बहुत सारे प्रश्न हमें देखने को मिल रहे हैं, तो कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये बुक है MS स्वामीनाथन, द मेन हू फेड इंडिया, उनके ऊपर ये बुक लिखी गई है। किसने लिखा है? तो ये याद रखना, प्रियमबदा जयकुमार ने इस बुक को लिखा है। ठीक है, फिर अगले में पूछ रहे हैं, ये भी एक अच्छा प्रश्न है कि भारत ने अभी किसके साथ मिलकर के दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरो शोल के पास पहली बार एक नौसैन्य अभ्यास किया है? तो ये हमने फिलीपींस के साथ मिलकर के किया है। भारत ने फिलीपींस के साथ मिलकर के दक्षिण चीन सागर में पहली बार एक नेवल एक्सरसाइज किया। इसमें भारत की तरफ से 3 जहाजों ने हिस्सा लिया, INS दिल्ली, INS किल्टन और INS शक्ति ने। मैं आपको मैप से दिखाता हूँ, ये चाइना है, ये साउथ चाइना सी है। यहाँ पे ये डैश 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 आप देख रहे हो, ये 9 है, 9 डैश लाइन इसको बोलते हैं। और चाइना कहता है 9 डैश लाइन के इस तरफ जो भी सी है, इस पे हमारा हिस्सा है, दादागिरी चलाता है। और ये रहा फिलीपींस, और इसी के साथ ये स्कारबोरो शोल, ये जो एरिया है, यहाँ पे हमने एक्सरसाइज की। तो मैंने कहा ना, प्रश्न इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि चाइना जिस क्षेत्र को अपना बताता है नहीं, लेकिन दादागिरी से अपना बताता है, तो उसी के अंदर घुस करके हमने, उसी के घर में घुस करके हमने एक्सरसाइज किया, हालांकि उसका घर है नहीं है। एक बार फिलीपींस आप देख लीजिए, ये तो फिलीपींस हो गया। मनीला कैपिटल हो गई, करेंसी होगी फिलीपीन पेसो, और प्रेसिडेंट है बोंग बोंग मार्कोस। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न इंडेक्स रैंकिंग से है कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा परिवहन संघ ने, यानी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने अभी दुनिया के सबसे बड़े विमानन बाजार पर एक रैंकिंग जारी की है। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला? 5वां स्थान मिला है। तो याद रखना, रैंकिंग किसने जारी की है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने, जिसका मुख्यालय आपको मॉन्ट्रियल कनाडा में मिलेगा। जो रिपोर्ट जारी की उसका नाम है वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक रिपोर्ट। इसमें बताया कि किस देश का विमानन बाजार एविएशन मार्केट सबसे बड़ा है, मतलब उस देश में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने वाले कितने लोग हैं। जहां पर सबसे ज्यादा करने वाले हैं उसको पहला स्थान मिला है। जैसे कि पहले स्थान पे देखो आप अमेरिका को रखा है, फिर चाइना, फिर यूके, स्पेन, और भारत को 5वें स्थान पे रखा है। यहाँ पे इतने लोग यात्रा कर रहे हैं, ये 2024 के आंकड़ों के हिसाब से मिलियन में है ये, तो ये ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हमारे जो सेना प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी जी, इन्होंने अग्निशोध नाम से एक रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। कहां पर किया, यही प्रश्न है हमारा, तो आंसर हो जाएगा IIT मद्रास में। तो होगा क्या यहाँ पे, या इस रिसर्च सेल का उद्देश्य क्या होगा? सेना की जरूरत के हिसाब से नई तकनीकें यहाँ पे बनाई जाएगी, देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। तो इसका नाम याद रखना, अग्निशोध, ये एक रिसर्च सेल है, IIT मद्रास में इसका उद्घाटन किया गया। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी पहली बार इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स को किसने जारी किया है? तो इसको जारी किया है नीति आयोग ने। तो इस इंडेक्स में देखो नीति आयोग ने क्या बताया,
इसमें सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरी में इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़े जो भी नियम है, पॉलिसीज है, इंफ्रा डेवलपमेंट है, इस तरह के 16 आधारों को ध्यान में रख करके इसने रैंकिंग दी है। 3 कैटेगरी में रैंकिंग को बांटा है नीति आयोग ने। फ्रंट रनर कैटेगरी में जिनका स्कोर 65 और 99 के बीच में उनको रखा है। तो पहले पे दिल्ली, फिर महाराष्ट्र, चंडीगढ़, फिर अचीवर कैटेगरी है उसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा को, और बाकी सबको एस्पिरेंट कैटेगरी में रखा है। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना, इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स को पहली बार अभी जारी किया किसने? नीति आयोग ने। और नीति आयोग के ये तीनों नाम ध्यान रख लो, कम से कम ये दो तो, कि उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी है, सीईओ है बीवीआर सुब्रमण्यम। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे भी, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे, ये कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 7 अगस्त को। और थीम क्या है? हैंडलूम एम्पावरिंग वुमेन एम्पावरिंग द नेशन। हथकरघा महिला सशक्तिकरण, राष्ट्र सशक्तिकरण। और 7 अगस्त को 2 दिवस और ध्यान रखना, एक तो भाला फेंक दिवस होता है, और अभी हमने देखा महाराष्ट्र सरकार ने एमएस स्वामीनाथन जी की जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाया, यानी कि 7 अगस्त को ही। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे भी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी 107वां फुल मेंबर कंट्री कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है मालदोवा। अब मालदोवा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 107वां मेंबर कंट्री बन गया। एक बार ये मैं आपको मैप में दिखा देता हूं। ये रहा मैप में मालदोवा, कैपिटल इसकी चिशिनाउ होती है और करेंसी है मालदोवन लीव। ये रे यूरोपियन कंट्री है। फिर अगले में देखो क्या पूछ रहे, अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न है। क्षमता निर्माण आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का चेयरमैन अभी किसे बनाया गया? तो ये एक महिला है, इनका नाम है एस राधा चौहान। और इन्होंने किनका स्थान लिया? आदिल जैनुल भाई का स्थान लिया है। एस राधा चौहान का नाम याद रखना, क्षमता निर्माण आयोग का अध्यक्ष इनको बनाया गया है। अगला प्रश्न हमारा बुक से है, द कॉन्साइंस नेटवर्क, इस बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा सुगाता श्रीनिवास राजू ने इस बुक को लिखा है। नाम है द कॉन्साइंस नेटवर्क। मतलब जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी तो उसके बारे में ये बुक है। अब अगला प्रश्न आता है हमारा इंडेक्स से, सूचकांक से। वैश्विक एआई सिटी इंडेक्स, ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में बंगलुरु कौन से स्थान पर रहा? ये प्रश्न है। तो आंसर हो जाएगा 26वें स्थान पर रहा। और इसमें पहले स्थान पर सिंगापुर है, फिर सियोल, फिर बीजिंग है, और भारत में टॉप पर बंगलुरु है जो पूरी लिस्ट में 26वें स्थान पर है। ये ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न भी देखो अच्छा है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी किसे कैंसरकारी घोषित किया है? तो आंसर होगा हेपेटाइटिस डी को। तो WHO ने हेपेटाइटिस डी को कैंसरकारी यानी कि कैंसर का कारण घोषित किया है। और आपको पता है हेपेटाइटिस ये किस अंग को प्रभावित करता है? लीवर को। तो इससे लीवर कैंसर हो सकता है। लेकिन इन्होंने ये भी कहा हेपेटाइटिस डी केवल उन्हीं लोगों को प्रभावित करता है जिन्हें पहले हेपेटाइटिस बी हो चुका हो। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। अगला देखते हैं। इसी तरह से एक योजना और है, अभी लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अभी मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी 2.0 योजना किसने शुरू की? 2.0 मतलब ये इसका दूसरा फेज है, दूसरा चरण है। पहली बार भी हमने इसके बारे में पढ़ा ही होगा जब ये आई होगी, क्योंकि ये तो दूसरा चरण है। तो बताओ किसने शुरू किया? वैसे आपके सामने आंसर लिखा हुआ है, असम ने। असम इसका आंसर होगा। तो जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, वो स्कूल पढ़ने आती रहे, स्कूल न छुड़ा दे उनके माँ बाप, तो उसी के लिए ये एक योजना है, ध्यान रखना, असम ने शुरू की है। इसमें उनको पैसे दिए जाते हैं, किस प्रकार से पैसे दिए जाते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी जो 25वां शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो समिट होगा वो कहां पर होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा चाइना में होगा। ये अभी 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगा। 25वां एडिशन होगा कहां पर? चीन में, चीन के तियानजिन में होगा। लास्ट एडिशन जो 2024 वाला हुआ था वो कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ था। ठीक है, तो चाइना में होगा, याद रखना। बाकी एससीओ का हेडक्वार्टर याद रखना, बीजिंग चाइना में है, और इसके हेड है झानमिंग। और इसमें अभी नवीनतम 10वां जो मेंबर बना था वो बेलारूस बना था। ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले मेरे को क्या पूछ रहे हैं, अभी ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया किसे? सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर को। फिर अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, एमएस स्वामीनाथन जी से पुरस्कार मैंने आपकी बात करी थी, वही ये प्रश्न है। तो खाद्य एवं शांति के लिए एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है? तो पूरा नाम इनका है प्रोफेसर एडेमोला एडेनले। तो 3 पॉइंट आप याद रखो। अभी 7 अगस्त को एमएस स्वामीनाथन जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर ही नई दिल्ली में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, और वहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके नाम पे एक पुरस्कार की घोषणा भी की है, खाद्य एवं शांति के लिए एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार।
पहली बार दिया गया मतलब, और पहली बार दिया गया तो इंपॉर्टेंट बनता है कि पहली बार किसे दिया गया। तो क्या नाम मैंने आपको बताया था, ये देखो असली नाम ये रहा यहाँ पे, सही नाम मतलब करेक्ट नाम, प्रोफेसर एडेमोला एडेनले इनका नाम है। और किस देश से हैं ये भी जरूर याद रखना, ये नाइजीरिया से हैं। ठीक है, इनके नाम पर पुरस्कार है, पहली बार दिया गया, किसे दिया गया, हाजमुला को, मतलब एडेमोला को, कहां से है, नाइजीरिया से है। हाजमुला याद रख लो, एडेमोला एडेनेले एडरनेल, कैसे भी ट्रिक बना करके याद रख लो, आपको याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना, ये प्रश्न एग्जाम में आने वाला प्रश्न है तो याद होना चाहिए। अगला देखते हैं। देखो फिर अगले में क्या पूछ रहे कि अभी आरबीआई से यूनिवर्सल बैंक का दर्जा पाने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा बन गया है। मैंने बहुत बार रटाया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बता दो, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो अच्छा प्रश्न है, खासतौर पे बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाकी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक स्टैटिक क्या बन जाएंगे कि स्मॉल फाइनेंसिंग का दर्जा इसे 2017 में मिला था। वैसे तो इसकी शुरुआत 1996 में हो गई थी, गाड़ियों का फाइनेंस करता था ये। और एमडी उसके संजय अग्रवाल है, जयपुर में मुख्यालय है, टैगलाइन है बदलाव हमसे है। अच्छा देखो, एक बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया था कि भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा है, तो याद रखना कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओ, जो डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था वही पूछ लेता हूं कि पहला जो पेमेंट बैंक है वो कौन सा था। हम अगला देखते हैं, बताओ। फिर अगले में पूछ रहे भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट डे भी इसको बोलते हैं, या फिर इसको अगस्त क्रांति दिवस भी बोलते हैं। ये कब मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 8 अगस्त को मनाया जाता है। वैसे पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन सिंपल सभी याद रखेंगे कि कब मनाया जाता है, 8 अगस्त को मनाया जाता है। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी 12वां विश्व खेलों का आयोजन, वर्ल्ड गेम्स 12वें नंबर का अभी कहां पर हुआ, तो आंसर हो जाएगा चाइना में हुआ। 12वां एडिशन है इसका, चाइना के चेंगडू शहर में हुआ। वर्ल्ड गेम्स की हम बात कर रहे हैं। और अब जो अगला वाला होगा 13वां एडिशन 2029 में होगा, वो जर्मनी में होगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि किशोर कानून अधिनियम के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को न्यायिक पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो याद रखना पंजाब पहला राज्य बन गया है ऐसा करने वाला। बाकी इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी आप इसको रीड करके पढ़ सकते हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब एक प्रश्न ये भी देखो, एप्लीकेशन से संबंधित प्रश्न है कि अभी किस आईआईटी ने एआई संचालित, एआई ऑपरेटेड एक शिक्षण ऐप, लर्निंग ऐप जिसका नाम है टूटोज, इसको लॉन्च किया, तो आंसर हो जाएगा आईआईटी पलक्कड़ ने। तो जो भी स्टूडेंट्स प्रतियोगी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया अभी, जिसका नाम टूटोज है। आईआईटी पलक्कड़ ने इसको बनाया है, इसको लॉन्च किया हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। ठीक है, अगला देखते हैं। तो देखो अगले में क्या पूछ रहे कि भारत को अभी किस देश के 38वें बोगोटा अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले 2026 में विशिष्ट अतिथि, चीफ गेस्ट आप कह दो, चीफ गेस्ट बनाया गया, स्पेशल गेस्ट बनाया गया, तो क्या उत्तर होगा इसका। देखो अगर आपको पता होगा बोगोटा ये किस देश की कैपिटल है तो आंसर बता दोगे, कोलंबिया इसका आंसर हो जाएगा। तो बोगोटा अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला ये 2026 में होगा, इसमें स्पेशल गेस्ट के रूप में भारत को इन्वाइट किया गया है। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी अच्छा है कि अभी आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर ने मिलकर के पहली बार जो जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक जारी किया उसमें टॉपर कौन है, तो आंसर हो जाएगा पटना। तो कौन सा सूचकांक है, जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक, डिस्ट्रिक्ट फ्लड सेवरिटी इंडेक्स, पहली बार ये जारी हुआ। इंपॉर्टेंट है, किसने जारी किया, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर ने मिलकर के, और इसमें टॉपर पटना जिला है। मतलब पटना जिला ये बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है इनके अनुसार। पहले पे पटना, फिर दूसरे पे पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद, तीसरे पे महाराष्ट्र का ठाणे है। साथ में इन्होंने ये भी बताया सबसे ज्यादा बाढ़ की घटनाएं हमें देखने को मिली है संख्याओं के मामले में सबसे ज्यादा बाढ़ कहां पे आई है, तिरुवनंतपुरम जिले में। ठीक है, ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भैया भारत का पहला आई स्टेम उत्प्रेरक केंद्र ये कहां पर शुरू हुआ, तो आंसर हो जाएगा एनआईटी कैलीकट में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ये देश का पहला है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आई स्टेम कैटलिस्ट सेंटर इसको बोलेंगे, उत्प्रेरक केंद्र आप बोलेंगे। कहां पर स्थापित हुआ, एनआईटी कैलीकट में। ये कहां पर है, केरल में है। यहाँ पे आई स्टेम का क्या मतलब हो गया, इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप। इसका उद्देश्य है, मतलब ये जो सेंटर है इसका उद्देश्य क्या है, विभिन्न संस्थाओं में मौजूद वैज्ञानिक उपकरण और सुविधाओं को एक ही स्थान पर सूचीबद्ध करना, जिससे शोधकर्ताओं, रिसर्चर्स जो है उनको आसानी से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वो उन्हें ढूंढ सके और उपयोग कर सके। किन्हें, जो भी वैज्ञानिक उपकरण है उनको। तो ध्यान रखना सिंपल सा, आई स्टेम कैटलिस्ट सेंटर भी स्थापित हुआ एनआईटी कैलीकट में।
फिर देखो अगले में पूछ रहे हैं भी भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में शीर्ष निर्यातक राज्य एक्सपोर्टर स्टेट कौन सा रहा? तो सही उत्तर हो जाएगा गुजरात रहा। तो किसके अनुसार बात कर रहे हैं? भारतीय निर्यात संगठनों का महासंघ, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हम बात कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में जो गुजरात है इसने भारत में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया है। कितने लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया? 9.83 लाख करोड़ रुपए का। मतलब आप कह सकते हो भारत ने जितना, पूरा भारत से जितना एक्सपोर्ट हुआ है उसका 26.6% इसी ने एक्सपोर्ट किया है। और गुजरात में भी जामनगर टॉपर है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये डेटा। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, एक इनिशिएटिव से संबंधित है, एक पहल है शाइन पहल, शाइन इनिशिएटिव। इसको किसने शुरू किया? तो आईसीएमआर ने। आईसीएमआर का मतलब क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और यहाँ पे शाइन का क्या मतलब हो गया? साइंस एंड हेल्थ इनोवेशन फॉर द नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर। मतलब इस पहल का उद्देश्य क्या है? 9वीं से 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स को बायोमेडिकल के बारे में जानकारी देना, उसके बारे में बताना, ताकि स्टूडेंट्स इस फील्ड को चुन करके इसमें रिसर्च कर सके, उनकी इसके बारे में रुचि बने, इसके बारे में वो जाने और इस फील्ड को चुने और आगे जाकर के इसमें रिसर्च कर सके। शाइन पहल शुरू किया आईसीएमआर ने, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अब अगला प्रश्न दिवस है, डे वाला प्रश्न, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न क्योंकि एक बार एग्जाम में आ चुका है। विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतरराष्ट्रीय दिवस, इसे आप आदिवासी दिवस भी बोल दो या अंग्रेजी में, इंग्लिश में इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल आप बोल दो। हर साल ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। और थीम क्या है? इंडिजिनस पीपल एंड एआई डिफेंडिंग राइट्स शेपिंग फ्यूचर। ठीक है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे कि अभी भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का भी सफल परीक्षण किया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रुद्रस्त्र उसका नाम है। ठीक है, तो सिंपल सा प्रश्न ये बन जाएगा, अभी भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है ये मालगाड़ी, इसका सफल परीक्षण किया, नाम क्या है? रुद्रस्त्र। आपने बता दिया। वो आपसे लंबाई पूछ लेगा, लंबाई याद रखना 4.5 किलोमीटर है। ज्यादा से ज्यादा वो ये पूछ लेगा इसका ट्रायल कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश के चंदौली में गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन और झारखंड के गढ़वा के बीच में। ये आपसे नहीं पूछेगा, वो तो नाम पूछेगा और किलोमीटर मतलब कितने लंबी है ये आपसे पूछ लेगा। बाकी इसमें टोटल वैगन कितने हैं? 345 हैं। टोटल 7 इंजन थे। ये सब बातें यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन एग्जाम के लिए ये 2 पॉइंट याद रखना। अगला देखते हैं। फिर देखो अगला प्रश्न डे वाला है कि वर्ल्ड लायन डे, विश्व शेर दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 10 अगस्त को मनाया जाता है। अच्छा, 10 अगस्त को एक और दिवस आप याद रखना, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, विश्व जैव ईंधन दिवस। ठीक है, दोनों याद रखना। और टाइगर डे कब होता है? आप सबको पता है 29 जुलाई को होता है, विश्व बाघ दिवस। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे भी, असम राइफल्स और भारतीय वायुसेना ने भूस्खलन से कटे हुए गांव की सहायता के लिए भी ऑपरेशन सहयोग ये कहां पर चलाया? तो मणिपुर में चलाया। असम राइफल्स नाम सुनकर के असम मत आंसर कर देना, इसका आंसर मणिपुर होगा, इसीलिए मैंने उत्तर ये प्रश्न लिया है। तो यहाँ पे भूस्खलन आ गया था, लैंड स्लाइडिंग आ गया था, और इससे प्रभावित जो गांव हैं उनमें लोगों की सहायता के लिए ये ऑपरेशन सहयोग अभी चलाया असम राइफल्स और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर के। ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसे ट्रिपेनोसोमियासिस यानी कि निद्रा रोग से मुक्त घोषित कर दिया है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका केन्या। इसके बारे में बात करें तो पहले तो यही लाइन आपको याद रखनी है कि WHO ने भी केन्या को ट्रिपेनोसोमियासिस यानी कि निद्रा रोग यानी कि स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त घोषित कर दिया है। और ये उपलब्धि हासिल करने वाला केन्या दुनिया का 10वां देश बन गया। इसकी थोड़ी सी बात कर रहे हैं इस रोग की, तो ये रोग किससे होता है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ यानी कि परजीवी से होने वाला एक ये रोग है। कौन सा प्रोटोजोआ? ट्रिपेनोसोमा ब्रुसेई इसका नाम है, और इसमें वेक्टर रोग वाहक होती है सीसी फ्लाई। ठीक है, तो ये 4 बातें याद रखना। और अभी केन्या इससे मुक्त हो गया, इससे मुक्त होने वाला 10वां देश बन गया दुनिया का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देखो, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने मध्य प्रदेश में भी 1800 करोड़ रुपए की लागत से एक रेल फैक्ट्री की आधारशिला रखी है। उस रेल फैक्ट्री का नाम क्या है? उसका नाम है ब्रह्मा। तो अभी हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने मध्य प्रदेश में भी कहा रायसेन जिले के उमरिया गांव में BEML के रेल हब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आधारशिला रखी है, एक यूनिट की आधारशिला रखी है, और इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को नाम दिया है ब्रह्मा, जहां पर वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो ट्रेनों के कोचेस बना करेंगे। ठीक है, ब्रह्मा की भी फुल फॉर्म है
बी मतलब BEML और रेल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन अभी कहां पर किया गया? तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद में किया गया है। तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अभी उन्होंने कहां पर? हैदराबाद में भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। हैदराबाद में जो राष्ट्रीय पशु प्रौद्योगिकी संस्थान है वहां पर। और ऐसा करने का उद्देश्य पशुओं के स्टेम सेल्स को सुरक्षित और संरक्षित रखना। तो याद रखना ये पशुओं का, किसका? पशुओं का स्टेम सेल बायो बैंक है जो स्थापित किया गया हैदराबाद में। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है कि इफको, अमूल, नाबार्ड जैसी 8 सहकारी समितियों ने मिलकर के एक टैक्सी सर्विस को शुरू करने की घोषणा की है। उस टैक्सी सर्विस का नाम क्या होगा? तो आंसर होगा भारत, उसका नाम होगा। ये नाम आपको याद रखना है। और कितने सहकारिता समिति जो संगठन है वो मिलकर के इसको शुरू कर रहे हैं? 8 हैं। ठीक है, ये सब वो 8 सहकारी संगठन है जो एक नई टैक्सी सेवा शुरू करेंगे जिसका नाम होगा भारत। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं अभी पहला जो अम्मा सम्मान दिवस मनाया गया था उसी अवसर पर अभी नारी अदालत और अम्मा सशक्तिकरण योजना को भी शुरू किया। तो किसने शुरू किया? तो आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो अभी सिक्किम ने ही 10 अगस्त को अपने यहाँ पे महिलाओं को या माताओं के बलिदान और साहस को योगदान देने के सम्मान में अभी पहली बार अम्मा सम्मान दिवस मनाया। और उसी मौके पर यहाँ पे इन्होंने नारी अदालत योजना और अम्मा सशक्तिकरण योजना को शुरू किया। ठीक है, तो ये दोनों योजना याद रखना सिक्किम ने शुरू की है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए बाज अख नाम से ड्रोन रोधी प्रणाली को अभी किसने तैनात किया? तो सही उत्तर होगा पंजाब। तो पंजाब ये बॉर्डर शेयर करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ में। और पाकिस्तान अपने यहाँ से ड्रग्स हो गए, जो मादक पदार्थ हो गए, वो ड्रोन के जरिए पंजाब में भेजता है। तो इसी चीजों पर रोक लगाने के लिए भी पंजाब ने ये बाज अख नाम से एक एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया है, ताकि जैसे ही ड्रोन पाकिस्तान से कोई भी ड्रोन ये मादक पदार्थ लेकर के आएगा पाकिस्तान में, तो जैसे इंटरनेशनल बाउंड्री को ये ड्रोन क्रॉस करेगा हम उसे वहीं पे नष्ट कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं। अब ये लो, एक बहुत प्यारा प्रश्न है और लिख लो एग्जाम में आने वाला प्रश्न। कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं डायरेक्ट आप उन पे 100% बेट लगा सकते हो कि एग्जामिनर को देना ही चाहिए। ये प्रश्न एग्जाम में आने वाला है, नहीं दे वो बात अलग है, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि आएंगे। क्या है? वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। इस बुक को किसने लिखा है? तो हमारे जो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते DY चंद्रचूड़, इन्होंने इस बुक को लिखा है। DY चंद्रचूड़ पूछ सकता है कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे? 50वें नंबर के। अभी वर्तमान में कौन है और कौन से नंबर के हैं? तो वर्तमान में तो 52वें नंबर के हैं। आप सभी जानते हो BR गवई है। तो DY चंद्रचूड़ ने ही ये एक बुक लिखी है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। और ये बुक इसलिए पसंद आती है मुझे क्योंकि ये मिलती जुलती है, मतलब इसका नाम मिलता जुलता है एक और बुक से, वो भी इंपॉर्टेंट बुक है। ये रही वो बुक वाई इंडिया मैटर्स। इसको हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने लिखा था। तो मिलती जुलती बुक्स है ना। यहाँ पे बीच में द कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है, यहाँ पे इंडिया आ रहा है, तो जरूर ध्यान रखना इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी भारतीय सेना ने कहां पर ड्रोन प्रतियोगिता है सूर्य ड्रोन नाथन इसका आयोजन किया? तो आंसर इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। तो सिंपल सा याद रखना है, हमारी सेना ने भी हमारी सेना की भारतीय सेना की सूर्य कमान ने अभी ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में अभी एक ड्रोन प्रतियोगिता आयोजित की। उसी का नाम है सूर्य ड्रोन नाथन 2025। तो पूछ सकता है कि सूर्य ड्रोन नाथन क्या है? ये एक ड्रोन प्रतियोगिता है, हिमाचल प्रदेश में हुई है। ठीक है, अगला देखते हैं। पर अगले में पूछ रहे हैं भी सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी की गतिविधियों का पता लगाने के लिए भी गरुड़ दृष्टि नाम से एक तकनीक है। इस टेक्नोलॉजी किसने विकसित की है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, तो याद रखना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो धोखाधड़ी होती है उन्हीं को रोकने के लिए ये गरुड़ दृष्टि नाम से एक प्रणाली, एक सिस्टम को लॉन्च किया महाराष्ट्र ने। फिर अगले में पूछ रहे अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे ये कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 12 अगस्त को मनाया जाता है। और थीम भी है लोकल यूथ एक्शन फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड बियॉन्ड। और नेशनल यूथ डे आप जानते ही हो, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को मनाते हैं 12 जनवरी को। वैसे 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे भी होता है, ये भी आप ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी एक पोर्टल है इसका नाम है वर्क फॉर विकसित भारत। इसको किसने लॉन्च किया? तो सीधा सा याद रखो नीति आयोग ने इस पोर्टल को लॉन्च किया जिसका नाम है वर्क फॉर विकसित भारत। और अगला प्रश्न है जोमेटो के भी ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए? तो शाहरुख खान बन गए।
अब हाँ, ये अच्छा प्रश्न है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अभी कहां पर ऑपरेशन अलर्ट नाम से एक सुरक्षा अभियान शुरू किया? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान में। मतलब ये जो अभियान है हमने स्वतंत्रता दिवस के आसपास शुरू किया था, 11 अगस्त से 17 अगस्त तक चला था। मतलब हमारे स्वतंत्रता दिवस को बिगाड़ने के लिए पाकिस्तान कोई उल्टी सीधी हरकत न कर दे, तो उसी पर निगरानी रखने के लिए हमने ये ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया था। हम अलर्ट थे, हमारी सेना, कि कोई ऐसी हरकत न कर दे, नहीं तो हम उसकी वही धज्जियां उड़ा देंगे। ठीक है, तो सीधा सा याद रखना, ऑपरेशन अलर्ट अभी राजस्थान में शुरू किया बीएसएफ ने। और वैसे भी आप जानते हो बीएसएफ ये कहाँ कहाँ पे हमारी रक्षा करते हैं, एक तो भारत पाक सीमा पे और भारत बांग्लादेश सीमा पे। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी अच्छा है कि अभी भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग ये कहां पर किया गया? तो आंसर होगा जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में। मतलब ये तो आपको पता है, कृत्रिम वर्षा तो हम करते हैं, आर्टिफिशियल रेन तो हम करते ही हैं, लेकिन ये हम ड्रोन के जरिए कर रहे हैं और ये एआई संचालित हो, एआई इसको ऑपरेट करेगा ड्रोन को, और इस तरह से कृत्रिम वर्षा की जाएगी। कहां पर की गई? जयपुर में की गई। और जयपुर में भी अगर पूछ ले किस बांध में या किस बांध के लिए, तो वहां पे एक रामगढ़ बांध है। तो इस बार वर्षा इतनी हुई नहीं, तो ये खाली रह गया था, तो इसको थोड़ा भरा जा सके इसके लिए ये किया गया। सिंपल सा याद रखना आप, तो भारत का पहला ये ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल रेन एक्सपेरिमेंट अभी किया गया जयपुर में। अगला देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं? अभी जुलाई महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? शुभमन गिल को चुना गया। और महिलाओं में यानी कि वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ सोफिया डंकले को चुना गया, ये इंग्लैंड की है। फिर अगला प्रश्न देखो कि अभी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने अभी 2025 का जो इक्वेटर प्राइज है ये भारत के किस संस्था को दिया है? तो आंसर हो जाएगा बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप को। और ये कहाँ का है ये भी आप ध्यान रखना, कर्नाटक का है। तो 3 बातें आप ध्यान रखना, वैसे तो पूरा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन 3 बातें आपको बता रहा हूँ जो आपको टिप्स पे याद रखनी है कि कौन सा प्राइज है, इक्वेटर प्राइज है 2025 के लिए। कौन देता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम देता है। वैसे तो विश्व की 10 संस्थाओं को दिया, उसमें से एक भारत की भी है, वही हमें ध्यान रखना है। कौन सी है भारत की वो संस्था? बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप है कर्नाटक का, उसको ये अवार्ड मिला है। और इससे ये अवार्ड फूड सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, वुमेन्स और यूथ एम्पावरमेंट के लिए दिया गया है। ठीक है, तो कौन सा पुरस्कार कौन देता है, किस संस्था को मिला, कहाँ की है, ये ध्यान रखना। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम देता है, तो इसका हेडक्वार्टर याद रख लेना, न्यूयॉर्क में है। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देखो कि प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना, इसको अभी बढ़ा दिया गया, कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो आंसर हो जाएगा मार्च 2028। 3 बातें इसमें ध्यान रखनी है। योजना का नाम याद रखना, ये शुरू कब हुई थी, किसके लिए हुई थी, कब तक इसका समय था, अभी कितने कार्यकाल के लिए बढ़ा दिया गया, ये टिप्स पे याद रखना पॉइंट्स। तो भारत सरकार ने ये जो प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना है, पहले मैं आपको बता दूं इसको कब शुरू किया गया था। 29 सितंबर 2024 में शुरू किया गया था। उद्देश्य नाम से समझ में आ रहा होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य था। और ये शुरू की गई थी पहले मार्च 2026 तक के लिए, और इसके लिए बजट रखा था 10,900 करोड़ रुपए का। लेकिन अभी इसे 31 मार्च 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन इसमें एक पॉइंट है, वो क्या है कि 2 व्हीलर 3 व्हीलर जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां आती है उसके लिए तो जो सब्सिडी का जो समय है वही है मार्च 2026 तक के लिए। मतलब मार्च 2026 तक के लिए 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के लिए तो वही समय है। जो समय बढ़ाया गया है वो बड़ी गाड़ियों के लिए, बसेस के लिए, ट्रक्स के लिए, एम्बुलेंस के लिए 31 मार्च 2028 तक अगर आप लेते हो तो आपको सब्सिडी मिलेगी इस योजना के अंतर्गत। ये बात है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी एक योजना है, मेरिट योजना। तो अभी सरकार ने मेरिट योजना को मंजूरी दे दी है। इसके लिए कितना बजट निर्धारित किया गया? याद रखना 4200 करोड़ रुपए। मेरिट की क्या फुल फॉर्म हो गई? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। तो याद रखेंगे अभी भारत सरकार ने मेरिट स्कीम को मंजूरी दे दी है, 4200 करोड़ रुपए का बजट रखा। उद्देश्य क्या है? भारत में टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ाना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो कौन सी योजना है, कितना बजट है और क्या उद्देश्य है, ध्यान रखना। कितने समय के लिए शुरू की गई है? 2025-26 से 2029-30 तक के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी देश के किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 मिला? तो आंसर होगा लोकप्रिय गोपीनाथ बारदुला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये है कहाँ का? याद रखना ये गुवाहाटी का है। और इसी ने अभी परिवहन श्रेणी में ये अंतरराष्ट्रीय वास्तुकला पुरस्कार को जीत लिया है। इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 को जीत लिया गया। ठीक है, तो कौन सा अवार्ड है, किस हवाई अड्डे ने जीता? और इस यहां से प्रश्न आएगा तो देखो ज्यादातर चांसेस है कि स्टैटिक बना के एग्जामिनर पूछ ले कि बताओ
लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई हवाई अड्डा कहां पर है? तो असम के गुवाहाटी में है, याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देखो, ये एक अच्छा प्रश्न बन सकता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण अभी विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना, यानी कि एक प्लान्ड तरीके से माइग्रेशन करवाया जा रहा है पूरे देश को, तो वो देश कौन सा बन गया है ये पूछ रहे, तो आंसर होगा तुवालू। ये प्रशांत महासागर में ओशियाना क्षेत्र में आता है, ऑस्ट्रेलिया के पास में आपको दिखेगा, मैं भी मैप में दिखाऊंगा भी सही। अच्छा, तो यहाँ पे जो लगभग पॉपुलेशन है वो कितनी है? 11,000। तो 11,000 लोगों को ही हम शिफ्ट करेंगे कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। इसके लिए दोनों देशों के बीच में, ऑस्ट्रेलिया और तुवालू के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई है, फिलिपिली यूनियन ट्रीटी इसको कहते हैं। इसके तहत इन नागरिकों को वही ऑस्ट्रेलिया के जो भी अधिकार होते हैं वो दिए जाएंगे। क्यों कर रहा है ऐसा, क्यों कर रहा है? क्योंकि मैं आपको पहले मैप में दिखाता हूं, आप देखो यहाँ पर ये छोटा सा देश है तुवालू, और जलवायु परिवर्तन के कारण, क्लाइमेट चेंजेस के कारण आप देख रहे हैं ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो सी लेवल बढ़ रहा है। सी लेवल बढ़ने के कारण बहुत जल्दी कुछ ही सालों में ये देश पूरा का पूरा डूब जाएगा। ये 9 द्वीपों से, 9 आइलैंड से बना ये एक देश है, बहुत सारे द्वीप तो डूब भी चुके हैं, ये भी जल्द डूब जाएगा। तो इस पॉपुलेशन को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे ये। इस तरह से पूरे देश की पॉपुलेशन को शिफ्ट करने वाला ये, क्लाइमेट चेंज के कारण पूरी पॉपुलेशन को शिफ्ट करने वाला ये दुनिया का पहला देश बन जाएगा। तुवालू इसका नाम है। तो पूछ सकता है एग्जामिनर, एक तो याद रखना कैपिटल क्या है इसकी? फूना फुटी है। तुवालियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर दोनों चलती है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अगला हम देख ही चुके हैं, विश्व अंगदान दिवस। ये 13 अगस्त को मनाया जाता है। जब हमने बात करी थी नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे की 3 अगस्त को, तब मैंने आपको बताया था इसके बारे में, ध्यान रखना ये भी। अगला देखते हैं। अच्छा, इसकी थीम जरूर देख लेना। थीम क्या है? आंसरिंग द कॉल। फिर अगले में पूछ रहे, अगला इतना सा याद रखो, उड़ीसा के हैंडलूम हथकरघा को के लिए अभी किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा माधुरी दीक्षित। इतना सा याद रखो। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में कौन सी टीम लगातार दूसरे साल चैंपियन बनी है? तो विजेता कौन रही? पहले तो याद रखो, हम बात किसकी कर रहे हैं? 15वां जो भी जूनियर नेशनल वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप हुआ, ये कहां पर हुआ? काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में। झारखंड विजेता रहा हरियाणा को हरा करके, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं कि भारत के अभी 89 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर, चेस ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो याद रखना रोहित कृष्णा बन गए, और ये कहां से? तमिलनाडु से, ठीक है। इनसे पहले 88 नंबर की कौन बनी थी, इसके बारे में आप मुझे बताओ, और वो किस राज्य से बिलोंग करती है ये भी आपको बताना है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं कि 80,000 लोगों की बैठने की क्षमता वाला देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये कहां पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा बंगलुरु में। तो यहां से एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है अभी तक जो आप पढ़ के आ रहे थे। भाई आपको पता है दुनिया का, और या कह दूं भारत का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है ये आपको मिलेगा अहमदाबाद में, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। इसके बाद हमने पढ़ा था कई बार कि देश का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा, क्षमता के आधार पे हम बात कर रहे हैं, बैठने की कैपेसिटी के आधार पे, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो बनेगा कहां पे? कई बार पढ़ा है हमने, जयपुर में। इसकी लगभग जो क्षमता बताई जा रही थी वो थी 75,000। अभी तक यही पढ़ रहे आ रहे थे और यही करेक्ट था, लेकिन आज हमने पढ़ लिया, मतलब अभी इसकी घोषणा कर दी है कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया जी, कि बंगलुरु में हम 80,000 क्षमता का क्रिकेट स्टेडियम बनाएंगे। तो अब ये वाला फैक्ट गलत हो गया। अब हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम याद रखना कहां पे बनेगा? बंगलुरु में बनेगा, ठीक है। तो ये प्रश्न पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पुराना जो हमारा कंसेप्ट है वो क्लियर होता है। अगर इसको नहीं पढ़ोगे तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में यही रहेगा कि हाँ यही आंसर, और ये नहीं पढ़ के जाएंगे तो वो उसी को सही आंसर लगा के आएंगे जैसा कि पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे प्रश्न भी ध्यान रखो। अगला देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, किस मंत्रालय ने अभी श्रेष्ठ नाम से एक सूचकांक लॉन्च किया है? तो सही उत्तर होगा स्वास्थ्य मंत्रालय ने। श्रेष्ठ का मतलब हो गया स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स, राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक। तो इस सूचकांक का उद्देश्य क्या होगा? जो भी दवाइयां बन के आ रही है वो सुरक्षित है या नहीं है, उनकी जो क्वालिटी है वो स्टैंडर्ड्स को मैच कर रही है नहीं कर रही है, तो उसी को देख करके ये एक सूचकांक जारी करेगा हेल्थ मिनिस्ट्री, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी कहां पर पहला एकीकृत बहुराज्य मॉक ड्रिल अभ्यास हुआ जिसका नाम है सुरक्षा चक्र, ये कहां पर इसका आयोजन हुआ? दिल्ली एनसीआर में। तो एक तरह से ये मॉक ड्रिल एक्सरसाइज था। किस तरह का मॉक ड्रिल हुआ? मॉक ड्रिल का मतलब होता है जिस तरह से आप मॉक टेस्ट लगाते हैं ना, एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट आप लगाते हो, तो उसी तरह से एक मॉक ड्रिल होता है। ये अभ्यास है, प्रैक्टिस कराई जा रही है कि भाई जब भी नेचुरल डिजास्टर आएगा, जैसे कि भूकंप वगैरह आ जाएगा,
तो जो भी इसके लिए जिम्मेदार एजेंसियां हैं, जो भी नागरिक हैं, वो इसके लिए कितना तैयार हैं, उनको इस समय में क्या क्या काम करने हैं, वो सब यहाँ पे प्रैक्टिस की गई। ठीक है, तो ये एक तरह का मॉक ड्रिल एक्सरसाइज था। नाम है सुरक्षा चक्र। कहाँ पे हुआ? दिल्ली एनसीआर में। तो साथियों, ये हमने अगस्त के 15 दिन कवर कर लिए, 1 से लेकर 15 अगस्त तक। मैंने यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे और जो जो जरूरी फैक्ट था प्रश्न से, वो सारे मैंने आपको बताने की कोशिश की है। बाकी अब देखना रहेगा, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। आप लोगों को सेशन कैसा लगा, अब ये आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ रहा हूँ। इसे आप लोगों को ही शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ में, अपने स्टडी ग्रुप में। अगर इसे रेस्पॉन्स मिलता है तो आगे आपको इसी तरह के सेशन मिलते रहेंगे, वरना बहुत मेहनत लगती है इन सेशंस को बनाने में। इसलिए जब रेस्पॉन्स नहीं आ रहा तो फिर मैंने इसको बंद कर दिया। जो चीज चल ही नहीं रही है तो फिर उसको बनाने का कोई सेंस नहीं है। जैसे आप देखते हो, हर महीने हर साल नई नई कंपनियां मोटरसाइकिल, कार वगैरह लॉन्च करती है, जिसमें से आधी तो दिखना ही बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो चल ही नहीं रही है। 1-2 जनों ने गाड़ी खरीद ली है, बस लोग रेस्पॉन्स नहीं दिखा रहे, तो वो चलती नहीं है, तो फिर वो प्रोडक्शन बंद हो जाता है। बस उसी तरह से। तो इसे अब जम के शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।